समाज को भी आज अपनी जो रूढ़िवादी जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनको कहीं ना कहीं स्वयं ही उन्हें एक अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है और उससे बाहर आने की आवश्यकता है। मुस्लिम महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, जोड़ने के लिए। जो हलाला जैसा इनका जो लॉ है वो आपने एक बात हो रही थी, आपने मुझे बोला था कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको आप जानती हैं, अपने हर किसी का अपना सर्कल होता है, नेटवर्क होता है, कि हलाला जैसा भी कॉन्सेप्ट है बहुत डिस्टर्बिंग है उन महिलाओं के लिए भी, वो भी साइकोलॉजिकल हेल्प लेने के लिए जाती हैं। इसके बारे में बताइए। ये मतलब या बहुविवाह जो पॉलीगैमी है, बहुविवाह प्रथा है, उसको लेकर के जिस तरीके से उनका अपनी फैमिली में ट्रीटमेंट होता है उसको लेकर के भी एक इंट्रोस्पेक्शन भी करने की ज़रूरत है। वो तो क्या, लेकिन एक रिसर्च का मुद्दा ये भी बनता है कि इशू ये भी है कि रिसर्च किया जाए कि इन महिलाओं का जो मेंटल हेल्थ है वो किस लेवल पे है महिला, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है एक सोसाइटी में। कहते हैं ना कि शिक्षा जो माँ बच्चे को देती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, चाहे फिर वो पुरुष बेटा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में। जब इनका ही मेंटल हेल्थ का इशू रहेगा इस तरीके से, तो कैसे वो एक पॉजिटिव सोसाइटी में एक पॉजिटिव योगदान दे पाएंगी? बिल्कुल, ये एक बड़ा, मैं तो बल्कि कहूँगी स्मृति जी, आपने एक ऐसा प्रश्न और आपके माध्यम और पॉडकास्ट से मतलब मुस्लिम समाज के लोग ही इसको एक मतलब, और वहाँ जो पढ़ी लिखा समाज है वो इसको शोध के रूप में ज़रूर ले। और एक ये बहुत बड़ी समस्या है जो कहीं ना कहीं इसको अकाउंट फॉर करने की जगह ज़रूरत है कि बहुत से जैसे जानकार जो अपने हैं, जो मेडिकल फील्ड में हैं, वो बताते हैं कि कई जो साइकोलॉजिकल केसेस इशू डील करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारी जो मुस्लिम समाज की बेटियां हैं वो भी वहाँ एक तरह से इलाज लेने के लिए आती हैं। कहीं इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो क्योंकि परिवार के अंदर ही जैसे वहाँ विवाह करना एक तरह से उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है कि आप अपने ही जो हमारे जो समाज है, हिंदू समाज में तो हम जैसे चाचा का भाई है, ताऊ का भाई है, तो वो तो हमारे भाई हैं, हम तो उनके भाई के रूप में देखते हैं। लेकिन उनके समाज में वहाँ उनसे विवाह जो है वो एक बड़ी सामान्य सी बात है। तो उसके भी कारण एक कुछ इसमें स्टडीज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और आवश्यकता है इसको शोध करने की और देखने की कि क्या इनके कारण कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, कोई इसको मतलब किसी एक समाज को हम कोई पिन पॉइंट कर रहे हैं, ये विषय नहीं है, किसी धर्म को हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन इसका एक साइंटिफिक कारण है, एक वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है उससे कई तरह के जो जेनेटिक डिजीजेज हैं वो इस तरह के बच्चों में हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत मतलब अपने जो है जो परिवार है उनके साथ परिवार छोड़ के मतलब विवाह करना चाहिए, इस तरह एक कॉमन जो पार्लेंस में हम बात बोलते हैं, साइंटिफिकली भी बोलते हैं कि अगर बच्चा बहुत हेल्दी होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, साइंटिफिक फैक्टर्स काम करते हैं। साइंटिफिक फैक्टर, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह, मतलब ये एक शोध का विषय और इसमें इनको मतलब मुस्लिम समाज से ही इसको लेकर कुछ ना कुछ इस पे रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि इससे नहीं कोई मतलब, एक तो विषय ये भी है कि इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम सब भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, तो जो भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं वो इस तरह की अगर किसी भी परेशानी से गुजर रही हैं तो उसको कहीं ना कहीं उसका संबोधन, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। वही मैंने बोला कि अगर आप एक हेल्दी सोसाइटी का गठन करना चाहते हैं, एक स्वस्थ समाज का गठन करना चाहते हैं, तो उसमें हर किसी का योगदान बहुत ज़रूरी है। फिर वो धर्म, कम्युनिटी, जाति, इसके आधार पे नहीं होता। ये जो भी भारत के लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन होना, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक और बहुत क्विकली, जो क्योंकि हमारा लास्ट, इससे पहले जो सवाल था मेरा, आपको क्या लगता है कि हिंदू मैरिज एक्ट की आवाज़ में उसको आंसर करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का गठन हुआ था? क्योंकि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उसमें नहीं लिया गया था, कुछ था नहीं, उनको एड्रेस करने के लिए कोई एक फोरम नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उन्होंने अपना एक इस तरीके से गठन करके, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन गठन करके उसको इशू को एड्रेस किया। अगर क्या वो सब भारत के संविधान में, अगर वो मुस्लिम महिलाएं भी आ जाती, तो क्या
इसका गठन होने की या उन महिलाओं को इस तरीके से उसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? मैं कहती मैं समझ पा रही हूँ, आप अगर ऐसा हुआ होता कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हाँ, और उस समय जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं के लिए उनके अधिकारों के लिए बात हुई होती, तो अगर हाँ, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं की भी अगर लेकर के उसी संविधान में बात हो चुकी होती, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती इस तरीके से एक पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाने की। जी, ये जैसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ, बेसिकली तो एक एनजीओ ही है, मतलब पर इन्होंने उसे खड़ा किया और आज ठीक है, उसका एक अपना मतलब वो प्रभावित करते हैं समाज के, मुस्लिम समाज के निर्णयों को। परंतु अगर ऐसा हुआ होता स्मृति जी, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी जो समस्याएं आज देश के समक्ष हैं, उन समस्याओं से हमें जूझना नहीं पड़ता। हम देखें कि भारत का जो संविधान है, हम सबको समान अधिकार देता है हर तरह से। अगर हम किसी भी प्रकार से अगर हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्लास, क्रीड, सेक्स का हो, भारत का संविधान उसको अधिकार देता है कि उससे लड़ सके, उसको इतना अधिकार देता है। परंतु जैसे ही हम विवाहिक दृष्टिकोण से विवाह संबंधी कानूनों पर आते हैं, तो वहाँ पंथ के आधार पर, मतलब भारत का संविधान भी मजबूर हो जाता है, पंथ के आधार पर यह निर्णय होते हैं कि किस प्रकार से जो अधिकार हैं वो महिलाओं को किस प्रकार से मिलेंगे। और अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो भारतीय संविधान में है, वो उसको बार बार जो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखें तो उसमें ये विषय बार बार आया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके पुरजोर तरीके से इसकी जो है वकालत करी और कहा कि इसको हमें जोड़ना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम मुस्लिम समाज को भी इसके अंदर लाएं और सबके लिए एक समान अधिकार हो। लेकिन क्योंकि उस समय भी इसका बहुत विरोध हुआ वहाँ पे, और इसके कारण जो है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया कि मतलब ये आवश्यक तो है, करना है, लेकिन अब देखते हैं आगे भविष्य में इसको कब करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कि अभी कुछ राज्यों ने, जैसे उत्तराखंड है, उसने एक इसमें पहल करी है, लीड ली है। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ लागू किया है, और ऐसे ही जो सकारात्मकता है ये बाकी राज्यों को भी, इसको राज्य लाकर इसको पूर्ण कर सकते हैं। इसको केंद्र में जब भी लागू होगा, पर अगर राज्यों के स्तर पर भी इसको लागू कर दिया जाए तो उससे बहुत सुधार आएगा, क्योंकि उन महिलाओं को भी उनकी उंगली थामने के लिए एक कोई ना कोई कानून, उनको कानूनन जो है उंगली थामने के लिए इस तरह के जो है हमें कानून लाने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते हैं ना गीता जी कि इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हुई होती हैं, अगर उस वक्त वो गलतियां नहीं होती हैं, उस वक्त वो नैरेटिव सही कर दिया जाता है, उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स कर दी जाती, तो शायद उसका जो रेपरकशन आज की सोसाइटी में, कि आज हम 2026 में बैठ करके 1970 में, 1980 में या 1960 में जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए भी, पॉलिटिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी, हाँ, क्योंकि इवॉल्व होता है। मैं कहती हूँ कि कोई परिपक्व, जैसा हमने बोला, नहीं होता है। गलतियाँ, मिस्टेक्स हर कहीं होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि अगर उनका कोर्स करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और मैं कह रही हूँ कि जब भी हो, लेकिन कोर्स करेक्शन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑफ भारत, अक्सर जो महिलाएं होती हैं उनको ना एक बेनिफिशरीज़ की तरह देखा जाता है, रादर देन कंट्रीब्यूटर्स, कि वो कंट्रीब्यूट करें, बेनिफिशरीज़ की तरह हमेशा देखा जाता है।